अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ को हम आर्ट्स ग्रुप का मैथ्स भी बोलते हैं। इसका आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जिसका टॉपिक ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़कात के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ज़कात क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात इज़ अ ट्रांसफ़र रीपेमेंट विच साहिब निसाब पेज एट अ गिवन रेट ऑफ देमसेल्फ और थ्रू द इस्लामिक स्टेट ऑफ द पुअर्स एंड द नीडी इन आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि ज़कात जो है वो इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है और साहिब निसाब लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाज रखा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जिन लोगों पर, जिन अफराद पर इस्लाम ने ख़द मुकर्रर कर रखी है माली लिहाज से, फाइनेंशली, कि वो इस काबिल हैं कि वो ज़कात दे सकते हैं, तो वो साल में एक दफ़ा रमज़ान के महीने के बाद, रजब के महीने के बाद वो ज़कात देते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब और नदार लोगों को देते हैं, ज़कात देते हैं। तो सुन आपने सुना कि ज़कात इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है और जैसे कि मैंने बताया कि वो साहिब निसाब लोग, साहिब निसाब लोगों की डेफिनेशन ऐसी होगी कि इस्लाम ने एक लिमिट मुकर्रर कर रखी है पैसों के हवाले से। अगर एक इंसान के पास उतने पैसे हैं तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और वो साल में एक दफ़ा रजब के महीने के बाद गरीब लोगों को ज़कात देगा। तो आइए निसाब के बारे में पढ़ते हैं। ये निसाब क्या चीज़ है? A Muslim who owns and keep in his or her possession at least 7.5 तोला गोल्ड, 7.5 तोला गोल्ड एंड 52.5 तोला सिल्वर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि साहिब निसाब इंसान कौन है शरीयत के मुताबिक? ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन्स जिनके पास 7.5 तोले सोना हो। अगर आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स 86.1562 ग्राम्स जो है वो गोल्ड बनेगा। इस तरह 52.5 तोला सिल्वर। अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी हो और उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो आएगा 603 grams and our cash to the equivalent value of for 1 year is considered as साहिब निसाब मुस्लिम। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अगर किसी इंसान के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी है या उसके बराबर पैसे हैं और उन पैसों को उसने 1 साल से अपने पास जमा कर रखा है, तो ये इंसान साहिब निसाब है और जिस पे ज़कात देना फ़र्ज़ है। He is required to pay zakat. He is required to pay zakat at the prescribed rates given in the Quran and Hadith. तो उसको ज़कात अदा करनी है जिस तरह के हदीस और कुरान और हदीस के अंदर इसको, उसकी शरह को बयान किया गया है। ज़कात is paid from 2 types of wealth, exposed and unexposed। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ होनी चाहिए ज़कात 2 तरह की माल पर दी जाती है। एक एक्सपोज वेल्थ है और एक अनएक्सपोज वेल्थ है। एक एक्सपोज वेल्थ है और एक अनएक्सपोज वेल्थ है। तो आप देख रहे हैं ज़कात
एक्सपोज वेल्थ क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको एक्सपोज वेल्थ के बारे में सुनना है। एक्सपोज वेल्थ इंक्लूड्स एग्रीकल्चर गुड्स, कैमल, शीप, गोट, मिनरल्स, बिजनेस, इन्वेंटरी, एसेक्ट्रास। जैसे कि आपने देखा एक्सपोज वेल्थ जो ज़ाहरी दौलत है, जैसे कि आप ज़ाहरी दौलत में क्या दिखा सकते हैं? ज़राअत दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं, कैमल्स हैं, उसके बाद शीप्स हैं, गोट हैं, मिनरल्स हैं। ये इन चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते, इन्हें आप दिखाते ही हैं, इसे आप ज़ाहरी दौलत कहते हैं। और स्टूडेंट्स अनएक्सपोज वेल्थ क्या है? Whereas unexposed wealth including gold, silver, cash, money, liquid asset, etc. तो स्टूडेंट्स अनएक्सपोज वेल्थ क्या आपने सुना कि अनएक्सपोज वेल्थ वो वेल्थ है जैसे कि जिसको आप ज़ाहिर नहीं करते, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है। जैसे आप मिसाल ले सकते हैं कि आपके पास कितना गोल्ड है, आप इसको अपने दरवाजे पर लिख कर नहीं लगा सकते कि आपके घर में इतना गोल्ड है। आपके पास कितना घर में या बैंक में कैश अवेलेबल है, इसको आप अपने दरवाजे पर लिख कर नहीं लगा सकते कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। इसी तरह चांदी और इस तरह के एसेट्स जो है वो आप अपने दरवाजे पर स्टूडेंट्स लिख कर नहीं लगा सकते कि आपके पास इस कदर माल मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स अनएक्सपोज वेल्थ है जिसको आप ज़ाहिर नहीं करते, मगर इस पे भी ज़कात देनी होती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर है, मिसाल के तौर पर एक इंसान के पास ज़मीन है, उस पर वो काश्त करता है तो सारी दुनिया को पता चलता है कि इसके पास ज़मीन है, उसने एक फसल काश्त कर रखी है और चंद महीनों के बाद ये फसल पक जाएगी और इसको ये मंडी में जाके बेच देगा और उससे वो ज़र कमाएगा, यानी दौलत कमाएगा। तो ये है एक्सपोज वेल्थ, इसको छुपा नहीं सकता, इसको वो छुपा नहीं सकता। जैसे क्या मैंने बताया कि एक मैदान के अंदर, एक जगह के अंदर आपने एक फसल काश्त कर रखी है तो आप उसको छुपा नहीं सकते। तो ये स्टूडेंट्स एक्सपोज वेल्थ है और ये अनएक्सपोज वेल्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए रेट ऑफ ज़कात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़कात इज़ पेड फ्रॉम द एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज वेल्थ। जैसे कि आपने सुना ज़कात जो है एक्सपोज वेल्थ पे भी वाजिब है और अनएक्सपोज वेल्थ पे भी वाजिब है बाय साहिब निसाब मुस्लिम, साहिब निसाब मुस्लिम पर। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% और 1/40 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और कैश अमाउंट। तो स्टूडेंट्स आपको माल का 2.5% 2.5% या 1/40% जो है टोटल वैल्यू का वो आपने अदा करना होता है साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा। However, capital goods like machinery, equipments, raw materials, factories, building, etc. are emptied from ज़कात। जैसे कि आपने सुना कि आपके पास घर है, गाड़ी है, उसके बाद मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़कात से मुबर्रा है, इन पर ज़कात आपको नहीं देनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि ज़कात जो है वो किन किन चीज़ों पे है, दो तरह की आपको चीज़ें बताई गई हैं, एक्सपोज वेल्थ और अनएक्सपोज वेल्थ। जैसे कि आपने सुना एक्सपोज वेल्थ के अंदर गुड्स शामिल है जिन्हें आप लोगों को दिखा सकते हैं और अनएक्सपोज वेल्थ ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों को बता नहीं सकते, लोगों को दिखा नहीं सकते, मगर दोनों पर ज़कात ज़रूरी है। और आपने सुना कि ये ज़कात जो है वो साल में एक दफ़ा देनी होती है। और आपने ये भी सुना कि ज़कात जो है वो माल का आपके पास एक साल पड़ा रहना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आज मैं 7.5 तोले से ज़्यादा सोना ख़रीद लेता हूँ और कल यानी कल के दिन ज़कात यानी रजब का महीना गुजर जाता है और ज़कात देने का वक्त आ जाता है, तो क्या ज़कात कुछ पर फ़र्ज़ होगी? तो शरीयत के मुताबिक माल का एक साल होना ज़रूरी है। जब तक एक साल नहीं होगा पैसे पर, एक साल नहीं होगा आपके पास पैसा या गोल्ड पड़ा हुआ, उस पर ज़कात देना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद आपने सुना 2.5% हम ज़कात पे करते हैं या 1/40 पार्ट जो है टोटल अमाउंट की जो वैल्यू बनती है उस पर आपको अदा करना होता है। और आपने ये भी सुना कि जो ज़कात है वो मशीनरी पर, इक्विपमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर, इन पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक है, उसको बोलते हैं उशर। इसको कहते हैं उशर।
उशर क्या चीज़ है, इसके बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, फिर हम इसको पढ़ते और समझते हैं। स्टूडेंट, उशर की दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। दोबारा सुनिएगा, उशर की दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। उशर की दो टाइप्स आपने सुनी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक ज़रह ज़मीन है, उस पर आप फसल बीजते हैं, फसल बोते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें बीज लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, जड़ी बूटियाँ काटते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो फसल आपने बोई है, इसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स से आर्टिफिशियल सोर्स से फसल को उगाना, मसनूई ज़राए से फसल का उगाना। इसमें स्टूडेंट्स आपको उशर देना होगा। आप जो फसल उगाएंगे उसको जब आप मंडी में बेचेंगे, उससे जो आपको पैसे आएंगे उसका आपको 10% जो है वो अल्लाह की राह में बतौर उशर जो है वो देना होगा। ये उशर आपको जैसे कि पहले भी पता है कि ये 8 तरह के लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, उन लोगों को उशर भी दिया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब कुदरती ज़राए जो हैं, कुदरती ज़राए कि ज़मीन आपकी है और कुदरती तरीके से उस पर कोई फसल उग जाती है। मिसाल के तौर पर कोई फसल उग जाती है, कोई दरख्त लग जाता है, उस पर फल लग जाता है और वो फल जो है आप जाकर मंडी में बेचते हैं। मंडी में जो बेचते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जो है उस पर आपका जो उशर है स्टूडेंट्स वो 10% है और जो आर्टिफिशियल सोर्स है उसके ऊपर उशर जो है वो 5% है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक ज़हन में रखिएगा कि समुंदर का पानी जो है वो अगर फसल को आप लगाते हैं तो ये भी नेचुरल सोर्स के अंदर शामिल होगा। आइए पढ़ते हैं। उशर इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। आपने सुना, नेचुरल सोर्सेज पर 10% जो है वो आपको उशर पे करना होगा। हाउएवर रेट ऑफ उशर इज़ 5% ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्स दैट इज़ कैनल्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि नेचुरल सोर्सेज पे 10% आपको उशर पे करना होगा और जो नेचुरल सोर्स पे आपको 10% उशर पे करना होगा और आर्टिफिशियल सोर्स पे आपको 5% उशर पे करना होगा। आइए इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस, वरासत। आपने सुना इनहेरिटेंस, वरासत जो है एक बाप एक बाप जब मर जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके पीछे जायदाद जो है उसका बंटवारा कैसे होगा, उसकी तकसीम कैसे होगी। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम की आमद से कबल ख़वातीन को, औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, मगर इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त बख्शी, उसको माँ, बेटी, बहन का रूप दिया और उसको वरासत में भी हिस्सा उसका मुकर्रर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ज़हन में रखना चाहिए कि बाप की मौजूदगी में, यानी बाप के ज़िंदा होने में, जब जितनी देर बाप ज़िंदा होता है उतनी देर वरासत का जो हक़ है वो बेटा और बेटी का एक जैसा होता है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ, अमूमन ऐसा लोगों को पता नहीं होता। दोबारा सुनिएगा, बाप जितनी देर ज़िंदा होता है, बाप की मौजूदगी में वरासत का जो हिस्सा है वो बराबर होता है बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी। मगर जो ही बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है तो बेटे और बेटी के हिस्से में फ़र्क आ जाता है। शरीयत के मुताबिक बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है और बेटी का 1 गुना, बेटे का 2 गुना और बेटी का 1 गुना। मगर बाप की मौजूदगी में दोनों बेटे और बेटी यानी औलाद का हिस्सा एक जैसा होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। When a person dies, then the assets left by the persons are called inheritance। आपने सुना, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके पास जो विरासत, उसके पास जो माल असबाब होता है उसको आप वरासत बोलते हैं।
एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज एंड हर लीगल हेरिस। तो आपने सुना कि ये विरासत जो ये दौलत जो है, माल असबाब जो है, उसके बेटे और बेटियों के दरमियान तकसीम किए जाते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आर गिवन विद क्लियरली इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जायदाद की तकसीम का असूल बड़ा वाज़ेह बयान किया गया है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर पेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनहेरिटेंस अमंग हर्स। पेमेंट ऑफ फर्नल एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात को सुनना है। विरासत की तकसीम इन 3 चीज़ों के बाद होगी, इन 3 चीज़ों के बाद होगी। जैसे कि आपने सुना पेमेंट्स आर फर्नल एक्सपेंसेस, उसके तदफीन के जो अखराजात हैं वो उसकी विरासत में से अदा किए जाएंगे। पेमेंट ऑफ हिज और हर डेब्ट्स, अगर मरने वाले का कोई कर्ज़ है तो पहले उसका कर्ज़ उसकी विरासत में से अदा किया जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ हिज और हर विल, उसके बाद तीसरा ज़रूरी चीज़ जो है कि उसकी जो विल है, जो उनकी आप कह सकते हैं जिसको उर्दू में डेथ विल स्ट्रेंथ, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ये जो वो मरने से पहले अपने बारे में कह के जाता है कि ये इसके मुताबिक जो है ये चीज़ें लोगों को दी जाए, तो डेथ विल स्ट्रेंथ आप इसको कहते हैं। उर्दू में मुझे इसका मीनिंग नहीं आ रहा इस टाइम, तो आप ज़रा मेरी बात को सुन लीजिएगा। 3 चीज़ें जो हैं विरासत, 3 चीज़ें जो हैं उनको तकसीम से पहले उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, आपने सुना कि जो उसके तदफीन के मामलात होते हैं उस दौरान जो पैसे खर्च होते हैं वो भी उसकी विरासत से दिए जाएंगे। उसके बाद अगर उस इंसान पर कर्ज़ है तो उसका कर्ज़ भी उसकी विरासत में से दिया जाएगा, उसके माल असबाब में से दिया जाएगा। तीसरा जो है उसका जो डेथ विल है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो है वो माल की तकसीम की जाएगी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ शेयर्स अमंग लीगल इनहेरिटर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, कानूनी तौर पर जो हकदार हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी में कैसी तकसीम होगी, आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्टली वी डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिकीज्ड एंड इंटाइटल्ड टू इनहेरिट इट, एंड सेकेंडली टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच हर। सबसे पहले आपने देखा कि आपको देखना है कि मरने वाले के रिश्तेदार कौन कौन से हैं, और क्या दूसरा आपने देखना है कि वो उनको किस तरह आपने जो है वो विरासत की तकसीम करनी है। इन इस्लाम देयर आर टोटल ऑफ 12 रिलेशंस हु इनहेरिट्स अ लीगल हेयर्स। इस्लाम के अंदर आप सुनिएगा कि 12 ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें विरासत में हक़ मौजूद है, जिन्हें विरासत को लेने का हक़ मौजूद है। दोबारा सुनिएगा, इस्लाम के अंदर 12 ऐसे रिश्ते मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर विरासत में हकदार हैं। वी डिस्कस द 10 ऑफ दीज इन द फॉलोइंग। आप इस अपने सिलेबस में 10 को डिस्कस जो है वो करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इन केस द हस्बैंड डाइज, द शेयर ऑफ द वाइफ विडो इज़ 1/4, 1/8। सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर एक खामद मर जाता है तो उसकी बेवा जो है उसका हिस्सा जो है जायदाद के अंदर 1/4 है। इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चों की गैर मौजूदगी में, अगर स्टूडेंट्स एक बेवा के बच्चे नहीं हैं तो उसका शरीयत में इस्लाम के अंदर पूरी जायदाद में उसका हिस्सा 1/4 है, 1/4 जिसको आप कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, 1/8 इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड आर एगेनेटिक ग्रैंड चाइल्ड। आपने सुना बच्चों की मौजूदगी में बेवा का हिस्सा 1/8 होगा। जैसे कि आपने पहले भी सुना कि बच्चों की गैर मौजूदगी में बेवा का हिस्सा 1/4 होगा, 1/4 जिसको हमने पढ़ा, और 1/8 इसका शेयर होगा बच्चों की मौजूदगी में बेवा का। आगे चलते हैं। 2 or more वाइफ्स, 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां हों,
शेयर इक्वली इन द प्रिस्क्राइब्ड शेयर। तो ज़हन में रखिएगा, अगर एक इंसान की 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां हैं तो उनका हिस्सा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप पहले 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। अगर 2 बीवियां हैं, उनके बच्चे मौजूद नहीं हैं तो उनका हिस्सा 1/4 होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स उनका 1/8 हिस्सा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बीवी है, उसके बच्चे हैं, और दूसरी बीवी है, उसके बच्चे नहीं, तो क्या दोनों का हिस्सा एक जैसा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे इस्लाम ने तरीक़ाकार मुतय्यन कर रखा है कि जो वो बेवा जिसके बच्चे हैं उसका हिस्सा 1/8 होगा, और वो बेवा जिसके बच्चे नहीं हैं उसका 1/4 हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स, वो बेवा जिसके बच्चे हैं उसका 1/8 हिस्सा होगा, और जो वो दूसरी बेवा जिसके बच्चे मौजूद नहीं हैं उसका 1/4 होगा। आगे देखिएगा, अ सन इनहेरिट्स अ शेयर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 2 डॉटर्स। तो आपने सुना कि एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा, यानी बेटे का हिस्सा डबल होगा और बेटी का हिस्सा सिंगल होगा। ब्रदर इनहेरिट ट्वाइस एज मच एज सिस्टर। और ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये किस सूरत में होगा, ये बाप के दुनिया से रुखसत हो जाने में, वरना ज़िंदा होने में इनका हिस्सा बराबर होगा। ग्रैंडसन इनहेरिट ट्वाइस एज अ ग्रैंड डॉटर। जैसे कि आपने सुना पोते का हिस्सा पोती से भी डबल होगा, एंड सो ऑन। If the daughter or 2 or more than 2, then for them 2 daughters of the 2/3 of the inheritance। तो आपने सुना अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उनका हिस्सा 2/3 हो जाएगा। If there is only a single daughter or agnatic granddaughters, हर शेयर इज़ फिक्स्ड 1/2। तो उसका शेयर कितना होगा? 1/2। 2 or more daughters will totally excluded any granddaughters. If there is 1 daughter and agnatic granddaughter, the daughter inherits 1/2 share and agnatic granddaughter inherits the remaining 1/6, then making a total 2 kids, 2/3. The husband inherit 1/2 of the inheritance in case of the wife dies। तो आप ज़हन में रखिएगा, इसमें जैसे कि आपने बेवा के हकूक़ के बारे में पढ़ा, तो आप इसके बारे में ये भी पढ़ रहे हैं कि अगर बीवी दौलतमंद है तो खावंद उसकी आधी दौलत का मालिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू शरीयत के मुताबिक खावंद जो है वो आधी दौलत का मालिक हो सकता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग ₹11,10,000। स्टूडेंट्स, आपको 11,10,000 के गोल्ड पर ज़कात फाइंड करनी। जैसे कि मैंने बताया था साहब निसाब के बारे में, मैंने बताया कि एक इंसान जिसके पास 7.5 तोला या इससे ज़्यादा गोल्ड है, लिमिट है 7.5,
लिमिट है हमारे पास 7.5 तोला। 7.5 तोला या इससे ज़्यादा तोला गोल्ड उसके पास अवेलेबल है या इसके बराबर पैसे उसके पास मौजूद हैं तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। और स्टूडेंट्स हमने रेट ऑफ ज़कात के बारे में पढ़ा, वो 2.5% है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सवाल के अंदर गोल्ड का रेट नहीं बताया गया, गोल्ड की प्राइस बताई गई है। गोल्ड की प्राइस आपके पास कितनी है? 11,10,000 और आपको इस पर क्या फाइंड करना है? ज़कात फाइंड करना। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड आपके पास स्टूडेंट्स कितना है? रुपीज़ 11,10,000। 11,10,000 आपके पास क्या है? ये अमाउंट ऑफ गोल्ड है। अमाउंट ऑफ गोल्ड स्टूडेंट्स आपके पास कितना है? 11,10,000। अब उसके बाद आपको देखना है रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात आपके पास कितना है स्टूडेंट्स? 2.5%। कितना है? 2.5%। इसको आप लिख सकते हैं 2.5 डिवाइड बाय 100। आपके ज़हन में सवाल नहीं आना चाहिए कि ये डिवाइड बाय 100 किधर से आया। जैसे कि आप देख रहे हैं परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। इसको आप खाली ज़कात भी कह सकते हैं। चलें, अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी होगी स्टूडेंट्स? 11,10,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ गोल्ड को रेट ऑफ ज़कात से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ ज़कात। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो आंसर आ गया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि आपको पता है। इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने देखा इसको जो ही आपने मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास आ गया 27,750 रुपीज़। 27,750 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर आपके पास 11,10,000 रुपीज़ का गोल्ड हो तो उस पर अगर आप ज़कात पे करें तो वो 27,750 रुपये होगा। 27,750 रुपीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग रुपीज़ 3 लाख। आपके पास 3 लाख रुपए का सोना है, उस पे आपने 3 लाख रुपए की आपके पास चांदी है, उस पे आपने ज़कात मालूम करनी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिल्वर, अमाउंट ऑफ सिल्वर। आपके पास चांदी की रकम कितनी है स्टूडेंट्स? 3 लाख रुपए। 3 लाख की आपके पास क्या है? चांदी। रेट ऑफ ज़कात, आपके पास रेट ऑफ ज़कात क्या है? 2.5%। कितना है स्टूडेंट्स? 2.5%। इस 2.5 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाय 100। 2.5 डिवाइड बाय 100। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करना है। तो आइए अमाउंट ऑफ ज़कात भी फाइंड करें। अमाउंट ऑफ ज़कात तो 3 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 3 लाख से 3,000 आ जाएगा। अब ये 3,000 को आप क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। 3,000 मल्टीप्लाई 2.5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा रुपीज़ 7,500।
7,500। तो आपने देखा 3 लाख रुपए की अगर आपके पास चांदी हो तो उस पर आप ज़कात फाइंड करें तो वो 7,500 आएगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स आप बुक से देखिएगा, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड। अब आपको 10 तोला गोल्ड पर ज़कात फाइंड करनी है, 40 तोला सिल्वर, 40 तोला चांदी पर। इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ 40,000 रुपीज़ पर तोला। अगर सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला हो एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ 5,000 पर तोला, और आपके पास चांदी की फ़ी तोला कीमत कितनी है, 5,000 रुपये है। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको प्लान कर लेते हैं। आप सबसे पहले 10 तोला गोल्ड की प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद 40 तोला सिल्वर की प्राइस को फाइंड करेंगे, फिर दोनों की प्राइस को ऐड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उस पर हम जो है वो ज़कात फाइंड करेंगे। तो ये इसका तरीकाकार होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड। आपने देखा 1 तोला गोल्ड की प्राइस आपके पास कितनी है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन है ₹40,000, ₹40,000। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अमाउंट, आप प्राइस भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ 10 तोला गोल्ड। अब देखिएगा आपके पास 1 तोला की प्राइस है 40,000, 40,000, तो 10 तोला की कितनी होगी, 10 × 40,000। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ₹4 लाख। 1 तोला 1 तोला गोल्ड आपके पास 40,000 का है, तो 10 तोला कितने का हो जाएगा, 10 × 40, ये 4 लाख आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, आपके पास प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर, प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर आपके पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है जी, ₹5,000। कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5,000। तो स्टूडेंट्स आपको 40 तोला सिल्वर की प्राइस फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आप प्राइस भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ 40 तोला सिल्वर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 40 तोला सिल्वर। तो आप क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ₹2 लाख। कितना आ जाएगा, ₹2 लाख। दोबारा देखिएगा, 10 तोला सोना की आपने प्राइस फाइंड की, वो 4 लाख बना, और 40 तोला सिल्वर की आपने प्राइस फाइंड की, वो 2 लाख बना। अब टोटल अमाउंट जो है वो आप फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, 4 लाख का तो सोना है और 2 लाख का सिल्वर, तो स्टूडेंट्स ये टोटल करें कितना बन जाएगा, 6 लाख। आपने देखा टोटल अमाउंट आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ गया है, 6 लाख। इसमें 4 लाख जो है वो गोल्ड का अमाउंट है और 2 लाख सिल्वर का। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 6 लाख अमाउंट जो है वो आ चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात आपके पास क्या है, 2.5%। रेट ऑफ ज़कात क्या है आपके पास, 2.5%। इसके बाद स्टूडेंट्स आप अमाउंट ऑफ ज़कात निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात
वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 6 लाख को, इस 2.5 को आप 2.5 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं। 6 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। इन दोनों ज़ीरो को दोनों ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा ₹15,000। 6 लाख रुपए पर आपके पास जो ज़कात आएगी स्टूडेंट्स वो 15,000 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, कैलकुलेट ज़कात ऑन द गोल्ड ऑफ 8,000 रुपीज़ कैश ऑफ द अमाउंट 4 लाख एंड सिल्वर वेट ऑफ 50 तोला 5,000 रुपीज़ पर तोला। एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा सुनेगा ताकि आपको समझ आ जाए। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ 8 लाख। आपके पास गोल्ड है जिसकी मालियत, जिसकी वर्थ 8 लाख रुपीज़ है कैश ऑफ अमाउंट। कैश अमाउंट आपके पास है 4 लाख रुपीज़ और सिल्वर है आपके पास 50 तोला, चांदी आपके पास 50 तोला है जिसकी 1 तोला की कीमत 50,000 रुपये है। तो आपको इन सारी चीज़ों के टोटल पर ज़कात फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का अमाउंट हमारे पास फ्रेंड्स, गोल्ड का अमाउंट मौजूद है हमारे पास ₹8 लाख। कितना है? 8 लाख। उसके बाद कैश अमाउंट, कैश अमाउंट आपके पास कितना है स्टूडेंट्स? ₹4 लाख। इसके बाद आपके पास अवेलेबल है प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर, प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर आपके पास कितनी है? ₹5,000। कितना है जी? ₹5,000। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ 50 तोला सिल्वर। वो क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 5,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹2,50,000, 2.5 लाख जिसको आप बोलते हैं, ₹2,50,000। अब स्टूडेंट्स आपने देखा आपके पास गोल्ड का जो अमाउंट है वो 8 लाख है, सोने की कीमत आपके पास 8 लाख रुपए है, उसके बाद कैश अमाउंट आपके पास 4 लाख है और सिल्वर का अमाउंट आपके पास जो है स्टूडेंट्स वो 2,50,000। अब आपको क्या करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना है ताकि ज़कात फाइंड की जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपके पास क्या है? 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000, 2,50,000। इन सभी अमाउंट्स को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आइए इन्हें प्लस करते हैं। 40,50,000 आएगा, मगर कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया था, आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा आपके पास
14,50,000। 14,50,000। 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000, आंसर आया 14,50,000। अब स्टूडेंट्स आपके पास टोटल अमाउंट 14,50,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको ज़कात मालूम करनी है, ज़कात फाइंड करनी है। तो आइए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। आपको लिखा स्टूडेंट्स रेट ऑफ ज़कात, हमें लिखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात यू नो दैट 2.5% है। इस 2.5% का क्या मतलब होगा, 2.5 डिवाइड बाय 100, 2.5 डिवाइड बाय 100। इसके बाद अमाउंट ऑफ ज़कात स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात कितना होगा, 14,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। ये देखिएगा आपने लिखा अमाउंट ऑफ ज़कात 14,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर 100। इन दो ज़ीरोज़ को इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बाकी आंसर बच गया है उसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा जो ही आपने 14,500 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा रुपीज़ 36,250 रुपीज़, 36,250। तो स्टूडेंट आपके पास 14,50,000 रुपये पे ज़कात बनती है 36,250 रुपये, जो आपको साल में एक दफ़ा ज़रूरतमंद लोगों को देनी है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, कैलकुलेट उशर ऑन राइस क्रॉप प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग रुपीज़ 6 लाख। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक चावल की फसल है जिस पे आपको उशर अदा करना है और चावल की फसल की कीमत है 6 लाख रुपए। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये चावल की फसल जो है वो नेचुरल रिसोर्स के साथ प्रोड्यूस की गई है, यानी इसका पानी जो है वो आपको दरिया से मिला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप, चावल की फसल की मालियत कितनी है, रुपीज़ 6 लाख। कितनी है, रुपीज़ 6 लाख। कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, रुपीज़ 6 लाख। उसके बाद रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर वो आपके पास कितना है, 10%। नेचुरल सोर्स पे स्टूडेंट्स आपके पास 10% उशर होगा। अब आपके पास यहाँ पे लिखना है अमाउंट, इस 10% को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 100। क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाय 100। अब आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर, तो आप उशर पे उशर का अमाउंट फाइंड करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई 10 ओवर 100। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें। तो आप देख रहे हैं हमारे पास उशर की कीमत कितनी आ गई है जी, 60,000। कितनी आ गई जी, 60,000। कितना उशर आपके पास स्टूडेंट्स आया है, 60,000। और ये कैसे आया, जैसे कि आपने देखा कि आपने 6 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दिया। एक ये तरीका है, दूसरा तरीकाकार आपको पता है, एक 10 का 100 से 0 कैंसिल कर दिया और एक 6 लाख का 0 100 से कैंसिल कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स
ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कैलकुलेट उशर ऑन अ वीट क्रॉप अमाउंटिंग 3,50,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल रिसोर्स का क्या मतलब होगा? जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो नेचुरल सोर्स होगा उसमें पानी जो है वो दरिया से मिलेगा, और जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होगा उसमें आप पानी जो है वो ट्यूबवेल से, टरबाइन से, पीटर से, इस तरह आप उसे जो है फसल को पानी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये आर्टिफिशियल सोर्स से गंदम जो है, गंदम की फसल तैयार की गई है, और इस गंदम की फसल की जो कीमत है वो 3.5 लाख है। आपको इस पर उशर फाइंड करना। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप। अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप वो कितना जी? रुपीज़ 3,50,000। 3,50,000। 3,50,000। इसके बाद स्टूडेंट्स रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर वो आपके पास कितना होगा? 5%। अब ये 5% क्यों है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल सोर्सेज से गेन किया गया है। 5% का मतलब क्या होगा? 5 डिवाइड बाय 100। अब आपने रेट ऑफ उशर फाइंड कर लिया। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ उशर की टर्न है, तो आइए अमाउंट ऑफ उशर भी फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ उशर 3,50,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 5/100। अब क्या करेंगे? इन दोनों ज़ीरोज़ को इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास 3,500 बाकी रह जाएगा। अब 3,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे। 3,500 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आएगा 17,500। स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा इसका? 17,500। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपने आर्टिफिशियल सोर्स की जो क्रॉप आपने प्रोड्यूस की थी, जिसकी अमाउंट 3,50,000 बनता था, उस पे आपने उशर फाइंड किया, तो वो आ गया 17,500। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ऑफ 7,50,000 इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, 2 सन एंड 1 डॉटर। आपने सवाल में सुना कि एक आदमी जो फोत हो चुका है, उसकी विरासत में 7.5 लाख रुपए की 7.5 लाख रुपए की जायदाद है। उसने विरासत में एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा। आपको हर एक का अलग अलग शेयर जो है, हिस्सा जो है वो मालूम करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी वो स्टूडेंट्स आपके पास कितना है? रुपीज़ 7,50,000। 7,50,000। स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा, शरीयत के मुताबिक सबसे पहला हिस्सा बेवा का होगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस्लाम से पहले औरतों को जायदाद में, प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में कोई भी हिस्सा नहीं था होता।
मगर इस्लाम ने औरत को इतना हक दे दिया कि सबसे पहले अगर आपको जायदाद की तकसीम करनी है तो सबसे पहला हिस्सा बेवा का है। जब तक बेवा का हिस्सा नहीं होगा, औलाद के अंदर, बच्चों के अंदर प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हो सकती। तो आइए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेवा का हिस्सा लिखेंगे। आप लिखेंगे शेयर ऑफ वीडो। वीडो का शेयर स्टूडेंट्स कितना होगा, 1/8 होगा अमाउंट पर, जितना आपका होगा 7,50,000 मल्टीप्लाई 1/8। 1/8। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 7,50,000 को 8 पे तकसीम कर देंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स बेवा का जो शेयर आ रहा है वो ₹93,750 है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शेयर ऑफ वीडो है वो आ चुका है 93,750 स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि बेवा के बच्चे मौजूद हैं तो इसका शेयर 1/8 होगा। अब आपको रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना होगा, क्योंकि आपने 7,50,000 में से 93,750 तो बेवा को दे दिए। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना है, जो आपको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिमेनिंग अमाउंट वो आप क्या करेंगे, 7,50,000 में से माइनस कर देंगे 93,750 रुपीज़। 93,750 रुपीज़। तो आइए इन्हें माइनस करते हैं। जो ही आप इन्हें माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर हमारा आ जाएगा ₹6,56,250 रुपीज़। दोबारा देखिएगा, जो ही आपने वीडो का शेयर फाइंड किया और उसको अमाउंट में से माइनस कर दिया तो उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग अमाउंट 6,56,250 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है जी सम ऑफ, आप यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ, कितने सन है क्वेश्चन में आपके पास स्टूडेंट्स, 2 सन है। रेशियो ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। रेशियो ऑफ 2 सन एंड 1 डॉटर। तो स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, जैसे कि आपने पढ़ा कि बेटे के 2 हिस्से होंगे, तो 2:1। देखिए 2 बेटे हैं स्टूडेंट्स आपके पास और 1 बेटी है, तो दोनों बेटों का 2 हिस्से होंगे और बेटी का 1 हिस्सा होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक और चीज़ फाइंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 + 2 + 1। ये कितना आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद स्टूडेंट्स आप बेटे का सन शेयर फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे शेयर ऑफ सन। एक बेटे का शेयर कितना होगा, अब देखते हैं बेटे की शेयर कितना होगा, 2, और टोटल रेशियो कितनी है, 5, और अमाउंट आपके पास स्टूडेंट्स कितना था, देखिएगा अमाउंट आपके पास है 6,56,250 रुपीज़। तो आइए शेयर ऑफ सन फाइंड करें, 2/5 मल्टीप्लाई 6,56,250 रुपीज़। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को 6,56,250 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ₹2,62,500 रुपीज़। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों बेटे का शेयर नहीं है, ये एक बेटे का शेयर है।
एक बेटे का शेयर 2,62,500 रुपीज़ होगा। जैसे आपने एक बेटे का शेयर फाइंड किया, दूसरे बेटे का भी यही शेयर आएगा, इसलिए आपको दूसरे बेटे का शेयर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर ऑफ ईच सन, ऐसे भी आपको मुनासिब रहेगा। आप यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हैं62 ऑफ ईच सन, ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इस तरह गलती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक बेटे का हिस्सा जो है वो 2,62,500 है, 2,62,500 रुपीज़। दूसरे बेटे का भी स्टूडेंट्स इतना ही शेयर होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डॉटर का शेयर फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर। जैसे कि आपको पता है डॉटर बेटी एक ही है, तो ईच लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेयर ऑफ डॉटर, बेटी का हिस्सा 1 और टोटल रेशो 5 मल्टीप्लाई 6,56,250 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे। जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1,31,250 रुपीज़। कितना आ गया, 1,31,250 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक आदमी की जायदाद थी 7.5 लाख रुपए की, 7,50,000 की। प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट जैसे था एक पर्सन का, वो 7,50,000 था। उसमें आपने सबसे पहले शेयर ऑफ वीडो फाइंड किया। जैसे कि आपने देखा 7,50,000 को आपने 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 93,750 रुपीज़ आ गए। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपने फाइंड किया, 7,50,000 में से 93,750 रुपीज़ माइनस कर दिया। आंसर हमारे पास आ गया 6,56,250 रुपीज़। अब आपने रेशो ऑफ 2 सन एंड 1 डॉटर फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास 2 बेटे और 1 बेटी थी, तो आपने देखा बेटे की रेशो डबल होगी और बेटी की रेशो सिंगल होगी। तो आपने 2:1 इनका रेशो का सम फाइंड किया, 5 आ गया। उसके बाद शेयर ऑफ ईच सन आपने फाइंड किया, 2/5 मल्टीप्लाई 6,56,250 रुपीज़ को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2,62,500 आया। जैसे मैंने बताया, एक बेटे का जितना शेयर होगा दूसरे बेटे का भी उतना ही होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं शेयर ऑफ डॉटर, तो 1/5 मल्टीप्लाई 6,56,250 रुपीज़, इसका शेयर आ जाएगा 1,31,250 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 8. An amount of rupees 4 lakh left as an inheritance is to be distributed among widow 4 daughters. Work out the share of each. तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 8 में सुना कि एक आदमी मरने के बाद 4 लाख रुपए की वरासत जो है वो अपने पीछे छोड़ देता है। इस वरासत को आपने एक बेवा और 4 बेटियों के दरमियान तकसीम करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस लिख लें। चले अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस वो आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, रुपीज़ 4 लाख। कितना है जी, रुपीज़ 4 लाख। उसके बाद आप सबसे पहले शेयर ऑफ विडो फाइंड करेंगे। शेयर ऑफ विडो, वो आपको पता कितना शेयर ऑफ विडो 1/8 है। तो आप क्या करेंगे, 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। तो इसको स्टूडेंट्स आप
4 लाख को 8 पे डिवाइड करेंगे। आइए कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। डिवाइड 8 लाख। तो स्टूडेंट्स आप 4 लाख को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ₹50,000। अगर स्टूडेंट्स 4 लाख रुपए की जायदाद या वरासत आपके पास हो तो उसमें जो बेवा है, जो वीडो है, उसका शेयर 50,000 रुपीज़ बनेगा। कितना बनेगा? 50,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स आपने अब क्या करना है, इस बेवा को आपने पैसे दे दिए, अब आपने बताना है रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना है। तो आइए रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर दें। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट आपको बताना है कितना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 लाख में से माइनस कर देना है 50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3,50,000। क्या आंसर आ जाएगा? 3,50,000। अब स्टूडेंट्स इस 3,50,000 को आपने 4 बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो ऑफ 4 डॉटर्स। रेशो ऑफ 4 डॉटर्स, वो स्टूडेंट्स क्या होगा, डॉटर्स की रेशो सेम ही होगी, 1:1:1:1:1। चारों बेटियों की रेशो सेम होगी 1:1:1। इसके बाद सम ऑफ रेशो, तो आप देख रहे हैं सम ऑफ रेशो क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा ये 4। सम ऑफ रेशो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ गया, 4। इसके बाद अब आपको क्या करना है, हर बेटी का शेयर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, वो कितना होगा आपके पास स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक बेटी का एक हिस्सा है, टोटल रेशो 4 है, अमाउंट आपके पास कितना है 3,50,000। कितना है 3,50,000। अब आप स्टूडेंट्स 3,50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 3,50,000, उसको आप डिवाइड कर देंगे 4 पे। तो हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का शेयर जो है स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ₹87,500। हर बेटी का हिस्सा जो है वो आ जाएगा 87,500। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चारों बेटियों का हिस्सा इक्वल है, तो एक बेटी का हिस्सा आपने फाइंड किया है, 87,500 उसका आंसर है, बाकी तीनों बेटियों का भी यही हिस्सा जो है वो आएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, इफ़ अ डिकीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹15 लाख, अगर एक मरहूम अपनी जायदाद 15 लाख की जायदाद अपने पीछे छोड़ता है, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। एक दफ़ा सवाल को दोबारा सुन लें ताकि क्लियर हो जाए। इफ़ अ डिकीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। तो स्टूडेंट्स आपको विडो का शेयर जो है वो फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अमाउंट आपके पास 15 लाख है, इसमें बच्चों का जिक्र नहीं किया गया जबकि सिर्फ विडो का जिक्र किया गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 15 लाख रुपए की मालियत है और बेवा के बच्चे नहीं हैं, जैसे आपको पता है जिस बेवा के बच्चे नहीं होंगे उसका शेयर 1/4 होगा। तो आपको शेयर ऑफ विडो जो है वो स्टूडेंट जस्ट फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है? 15 लाख। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है? 15 लाख। उसके बाद शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो स्टूडेंट्स आपके पास कितना है? 1/4। आप क्या करेंगे? 1/4 मल्टीप्लाई 15 लाख। तो 15 लाख को आप स्टूडेंट्स 4 पे डिवाइड कर देंगे, शेयर ऑफ विडो आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेट किया तो बेवा का हिस्सा हमारे पास आ गया 3 लाख रुपीज़, 3,75,000। कितना शेयर आएगा स्टूडेंट्स? 3,75,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 10. The inherited property amounting to rupees 2 lakh, 20 lakh is left by a deceased. He left behind a widow, 2 sons. Work out the share of each. तो आपने सुना एक आदमी अपने 20 लाख की जायदाद को छोड़ देता है। उसने एक बेवा को और 2 बच्चों को अपने पीछे छोड़ा है। इन सब का आपने हिस्सा फाइंड करना है, शेयर फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और तेरा लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी है? रुपीज 20 लाख। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास कितना है? 20 लाख। उसके बाद आपने देखा सबसे पहले आपको शेयर ऑफ विडो फाइंड करना होगा। शेयर ऑफ विडो, जैसे आपने देखा कि 2 बेटे मौजूद हैं यानी बच्चे मौजूद हैं, तो विडो का शेयर कितना होगा? 1/8। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई 20 लाख। स्टूडेंट्स आप 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख से, या 20 लाख को डिवाइड कर दें 8 पर। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 20 लाख रुपए अगर हो तो शेयर ऑफ विडो कितना आएगा? 2,50,000 रुपये, 2,50,000। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये तो विडो का शेयर आ गया। अब आपको रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो आप रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड होगा? 20 लाख माइनस 2,50,000। तो आप जिसको कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा
कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 20 लाख माइनस 2,50,000, तो आंसर आ जाएगा 17 लाख 50,000, 17,15,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स आपके पास बाकी अमाउंट आएगा जिसको आपने 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करना। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ 2 सन्स, तो स्टूडेंट्स कितनी होगी 2:2। 2 बेटे के दरमियान कितना रेशियो है 2:2। उसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, तो कितना होगा 2 + 2, तो जवाब क्या आ जाएगा 4। इसके बाद स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का आप शेयर फाइंड करेंगे। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले बेटे का जितना हिस्सा आएगा दूसरे बेटे का भी उतना ही हिस्सा आएगा। तो बेटे का शेयर 2 है, टोटल रेशियो 4 है, मल्टीप्लाई 17,50,000। तो आप क्या करेंगे 2 को 17,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो आएगा ₹8,75,000। आपने देखा स्टूडेंट्स अगर 17,50,000 रुपये हों तो एक बेटे का हिस्सा आएगा 8,75,000 रुपये, 8,75,000 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं असगर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹4,80,000। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, 3 sons, 4 daughters। कैलकुलेट ईच शेयर ऑफ ईच वन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा असगर ने अपनी पीछे 4,80,000 रुपये की 4,80,000 की प्रॉपर्टी छोड़ी। उसमें आपने देखा उसमें उसकी एक बेवा है, उसके बाद लवाहिकीन के अंदर एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटी हैं। तो आपको हर एक का शेयर फाइंड करना। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है उनके पास ₹4,80,000। 4,80,000 कितने स्टूडेंट्स हम उनके पास 4,80,000। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहला सवाल लिखेंगे जी शेयर ऑफ वीडो, बेवा का हिस्सा 1/8। ये कैसे होगा 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/8। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 4,80,000 को 1/8 से सॉल्व कर देंगे। आइए इस कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 4,80,000 डिवाइड बाय 8। तो आपने देखा शेयर ऑफ वीडो आपके पास आ जाएगा ₹60,000। कितना आ जाएगा ₹60,000। अब ये स्टूडेंट्स आपने बेवा को हिस्सा दे दिया 60,000 रुपये। अब बकाया रकम आपने देखनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा 4,80,000 माइनस 60,000। तो आपने देखा जो ही आपने कैलकुलेट करेंगे 4,20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 4,20,000। अब इस 4,20,000 को स्टूडेंट्स आपने 3 बेटों और 4 बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आप यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ 3 sons and 4 daughters। 3 बेटों और 4 बेटियों के दरमियान रेशियो 2:2:2:1:1
1:1। अब आप देखिए 3 बेटे हैं, ये 2 2 2 और 4 बेटी हैं 1 1 1 1। अब आप इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, सम फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, तो क्या होगा 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10। सम ऑफ रेशियो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10। सम ऑफ रेशियो आपके पास क्या आ गया, 10। इसके बाद आगे देखिएगा, अब क्या करेंगे, शेयर फाइंड करेंगे ईच सन का। आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन। शेयर ऑफ ईच सन वो आपके पास कितना होगा, टोटल शेयर 2 है, टोटल रेशो 10 है, मल्टीप्लाई 4,20,000, 4,20,000। आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो आपने देखा शेयर ऑफ ईच सन होगा स्टूडेंट्स ₹84,000। शेयर ऑफ ईच सन क्या होगा स्टूडेंट्स, 84,000 रुपीज़। नाउ शेयर ऑफ ईच डॉटर, आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स 1/10। 1 डॉटर का शेयर है, 10 सम ऑफ रेशियो है, मल्टीप्लाई 4,20,000। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 42,000। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 42,000। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग ऑफ 4 लाख। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो while they did not have any child. Find the share of नजीब्स विडो। आपने देखा कि नजीब के पास 4 लाख की जायदाद थी। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसके बाद उसकी सिर्फ एक बेवा मौजूद थी, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। आपको नजीब्स की विडो का या नजीब की बेवा का शेयर हिस्सा मालूम करना। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट ऑफ वेल्थ, वो कितना है जी, ₹4 लाख। आपके पास कितना दौलत की कितना अमाउंट है जी, 4 लाख। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो वो आपके पास कितना है, 1/4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये 1/4 क्यों होगा, क्योंकि इस बेवा के बच्चे नहीं हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ नजीब्स विडो, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 मल्टीप्लाई 4 लाख। तो आपने देखा इसका आंसर आ जाएगा ₹1 लाख। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹1 लाख। इस तरह नजीब की विडो का शेयर जो है 1 लाख रुपीस बनेगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 को भी पढ़ते हैं साथ। स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर को एक साथ ही पढ़ना है। आप समझते हैं यूनिट नंबर 2 की एक ही एक्सरसाइज थी और वो हमारी कंप्लीट हो गई। साथ ही हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम साथ समझते हैं।
जैसे कि आप स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हम पढ़ रहे हैं, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब को आपने सर्कल करना है। रे द ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ, आपको पता है ज़कात कितनी परसेंट कटती है, 2.5%, 3.5%, 4.5%, 5.5%, तो ये कितना होगा 2.5%। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखिएगा, ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2.5%, 5%, 10%, 20%। तो आपको पता है कि जो ज़कात है, उशर जो है वो नेचुरल सोर्सेज पर 10% होगा। आइए नेक्स्ट MCQ को समझते हैं। अब देख रहे हैं थर्ड MCQ है, ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल सोर्सेज उशर इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%, 10%, 2.5%, 25%। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज पे उशर कितना होगा 5%। ज़कात ऑन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख पर ज़कात कितनी होगी 2500, 25,000, 2,000 और 15,000। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2500। क्या आंसर आ जाएगा 2500। आगे स्टूडेंट्स देखिएगा, उशर ऑन अ वीट क्रॉप प्रोड्यूस ऑन नेचुरल सोर्सेज अमाउंटिंग 1,50,000, तो कितना होगा 10,000, 5,000, 15,000 और 20,000। तो आपने देखा नेचुरल सोर्सेज पर है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 15,000 मल्टीप्लाई 10/100, आपको पता है 10% होता है, तो 10% का मतलब होगा 10/100। ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 इस 0 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 1500। तो स्टूडेंट्स 1500 इसका आंसर हो जाएगा। 15,000 होगा, सॉरी 1 0 कम लगा है, 15,000 आंसर है। उसके बाद आगे देखिएगा, द शेयर ऑफ विडो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज। तो स्टूडेंट्स शेयर बीवी का जो बेवा का जो हिस्सा है वो 1/8 है। शेयर ऑफ विडो इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड और एग्नेटिक ग्रैंड चाइल्ड, तो वो स्टूडेंट्स आपको पता है बच्चों की मौजूदगी में बेवा का हिस्सा कितना है 1/8। If there is only a single daughter or an agentic daughter, granddaughter, her share is 1/4, 1/6, 1/2, 1/8। तो आपको याद है लेक्चर के स्टार्ट में आपने पढ़ा था, उसका हिस्सा हाफ होगा यानी 1/2 होगा। If there are 2 or more than 2 daughters or agnetic granddaughter, then her share is 2/3। स्टूडेंट्स ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। If there is 1 daughter and agnetic granddaughters, their shares are respectively 1/6, 1/2, 1/3, 1/2, 1/2, 1/4, 1/2, 1/8। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/6। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए फिल इन द ब्लैंक्स को समझते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप देख रहे हैं ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ, जैसे कि आपको पता है ज़कात की कटौती की शरह उसका रेट कितना है आपके पास 2.5%। ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन नेचुरल सोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। आपको पता है स्टूडेंट्स नेचुरल सोर्सेज पे जो उशर की डिडक्शन है वो कितनी है 10%। On a crop produced on artificial sources, usher is deducted at the rate of 5%। ये भी आपको स्टूडेंट्स पता है कि नेचुरल सोर्सेज पे उशर 10% है और आर्टिफिशियल सोर्सेज पे उशर कितना है स्टूडेंट्स 5%। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख पर ज़कात कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान काम है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तब क्या करेंगे, ₹2 लाख था हमारे पास और ज़कात कितनी आपको फाइंड करनी है इस पर 2.5% के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000।
इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5000। उशर एट द रेट ऑफ 10% ऑन अमाउंट ऑफ 1 लाख। 1 लाख पे स्टूडेंट्स आपका उशर कितना बनेगा? आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख आपने लिखा, उस पे उशर आपको कितना है स्टूडेंट्स? 10%। तो आपने देखा एक 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10,000। तो ये 10,000 आ गया। इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ विडो इज 1/8। यू नो दैट इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ विडो इन केस ऑफ नो चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स हम इसे पढ़ चुके हैं कि बेवा का हिस्सा बच्चों की गैर मौजूदगी में 1/8 होगा। इफ देयर इज ओनली वन सिंगल डॉटर देन हर शेयर इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज। अगर आप देखें, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो उसका जायदाद में हिस्सा कितना होगा? 1/2। द शेयर ऑफ सन एंड डॉटर इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज इन रेशियो। एक बेटे और बेटी का जायदाद में हिस्सा होगा 2:1 का। If there are 2 or more than 2 daughters, then their share is an inherited property is 2/3। तो स्टूडेंट्स आपने फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 में देख रहे हैं, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग 15 लाख। आपके पास 15 लाख का सोना है, उस पर आपको ज़कात फाइंड करनी। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, वो आपके पास स्टूडेंट्स कितना है? रुपीज़ 15 लाख। कितना स्टूडेंट्स? 15 लाख। उसके बाद रेट आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी स्टूडेंट? 15 लाख। और रेट ऑफ ज़कात वो आपके पास क्या होगा? 2.5%। इस 2.5 को आप सॉल्व करें तो 2.5/100 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको ज़कात फाइंड करनी है, तो आइए जल्दी से ज़कात को फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 15 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। 15 लाख मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100। तो आपने देखा ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। अब आप इस 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ ज़कात है वो हमारे पास आएगा 37,500। कितना स्टूडेंट्स आ जाएगा? 37,500। ये आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, कैलकुलेट उशर ऑन द प्राइस, कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप अमाउंटिंग 4,90,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4,90,000 रुपये की चावल की फसल है, उस पर आपने मसनूई ज़रा यानी आर्टिफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग उशर फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप तो आपके पास कितना स्टूडेंट्स? रुपीज़ 4,90,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास रेट ऑफ उशर वो कितना है जी? 5%। रेट ऑफ उशर आपके पास क्या है? 5%, मतलब 5/100। इसके बाद अमाउंट ऑफ उशर की मालियत वो कितनी होगी? 4,90,000 मल्टीप्लाई 5/100।
ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट्स 4900 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4900 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4900 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ₹24,500। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 24,500। तो स्टूडेंट्स 4,90,000 4,90,000 की राइस क्रॉप पर अगर आप आर्टिफिशियल उशर फाइंड करें तो वो आएगा 24,500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिकीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹45 लाख। एक मरहूम 45 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ता है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो टू सन वर्क आउट शेयर ऑफ ईच। तो स्टूडेंट्स आपको हर एक 2 बेटे हैं और एक बेवा है, उनका हिस्सा मालूम करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स आपके पास? ₹45 लाख। एक पर्सन ने 45 लाख की प्रॉपर्टी जो है अपने पीछे छोड़ी। सबसे पहले विडो का शेयर ऑफ विडो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस विडो के 2 बेटे हैं, इसलिए इसका शेयर 1/8 होगा। जब आप इसका शेयर फाइंड करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 45 लाख। 45 लाख। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 45 लाख को 8 पर डिवाइड कर देंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। 45 लाख डिवाइडेड बाय 8। आपने इसका 8 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया ₹5,62,500। तो स्टूडेंट्स आपने देखा शेयर ऑफ विडो हमारे पास क्या आ गया? 5,62,500। अब हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट, यानी बेवा को जो आपने हिस्सा दे दिया है उसके बाद कितने पैसे बाकी बचेंगे? रिमेनिंग अमाउंट। तो आप क्या करेंगे? 45 लाख माइनस 5,62,500। अब आप माइनस कर देंगे इसमें से 45 लाख माइनस करने से आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ₹39,37,500। दोबारा सवाल सुनिएगा। 45 लाख में से आपने शेयर ऑफ विडो को माइनस कर दिया तो आंसर आपके पास आ गया 39,37,500। अब आपको स्टूडेंट्स इनको 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए आगे चलते हैं सवाल को लेके। आप लिखेंगे रेशो
of 2 sons. तो 2:2 sum of ratio 2 + 2, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 4। ये आपके पास रेशियो ऑफ 2 सन्स और सम ऑफ रेशियो भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है शेयर ऑफ ईच सन। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जितना एक बेटे का हिस्सा आएगा दूसरे बेटे का भी उतना आएगा। तो रेशियो कितनी है बेटे की 2, सम ऑफ रेशियो कितना जी 4, और अमाउंट आपके पास है 39,37,500। इसको अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स एक बेटे का शेयर आ जाएगा 19,68,750 रुपीज़। दोबारा देखिएगा क्या शेयर आएगा 19,68,750 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये एक बेटे का शेयर आ गया, इस तरह दूसरे बेटे का भी इतना ही शेयर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Akram left a property of 48 lakh. He left behind a widow, 3 sons, 4 daughters. Calculate the share of each. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपने इस तरह का क्वेश्चन भी आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रॉपर्टी का अमाउंट आपके पास कितना है ₹48 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले आप शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो फाइंड करेंगे 1/8, मतलब 1/8 मल्टीप्लाई 48 लाख। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो विडो का शेयर हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। विडो का शेयर आपके पास कितना आ जाएगा 6 लाख। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगा 48 लाख माइनस 6 लाख। तो यू नो दैट 48 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 42 लाख आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया। उसके बाद आपने लिखना है जी रेशियो ऑफ 3 sons and 4 daughters। तो आप देख रहे हैं 3 बेटे हैं 4 बेटियां हैं, इनके दरमियान आप रेशियो बनाएंगे 2 2 2 ये बेटों का, 1 1 1 1 ये बेटियों का। सम ऑफ रेशियो आप फाइंड करेंगे 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसके बाद हमें शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ ईच सन, जैसे कि आपको पता है बेटे का हिस्सा 2 होगा, टोटल रेशियो 10 है, अमाउंट हमारे पास 42 लाख है। अमाउंट आपके पास कितना स्टूडेंट्स 42 लाख है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ₹84,000 8,40,000। तो स्टूडेंट्स एक बेटे का शेयर कितना आएगा 8,40,000। कितना आएगा 8,40,000। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने बेटे का शेयर फाइंड कर लिया, तीनों बेटों का शेयर 8,40,000 होगा। अब शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर वो कितना होगा स्टूडेंट्स 1/10 मल्टीप्लाई 42 लाख। देखा 1 0 से कैंसिल हो गया, तो एक बेटी का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा 44,42,000 4,20,000।
कितना आ जाएगा 4,20,000। स्टूडेंट 42,000 इसका शेयर आएगा, एक बेटी का शेयर आएगा 42,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपने इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।